हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी टैली में रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होते हैं। तो जीएसटी में 4 प्रकार के रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर होता है, दूसरा रेगुलर होता है, तीसरा कंपोजिशन होता है और चौथा अनरजिस्टर्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम टैली में लेज़र क्रिएट करते हैं तो हमें पर्टिकुलर हर लेज़र में ये बताना होता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा है। इसके लिए हम टैली में जैसे ही लेज़र क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने सबसे लास्ट में रजिस्ट्रेशन टाइप का ऑप्शन आता है, जिससे मैं आगे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, हम इससे आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें उसे यहाँ पर डिटेल में एंटर करना होता है। यहाँ हमें डिफाइन करना होता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप के सामने कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड आते हैं। इस तरह से हमारे 4 रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले समझेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो गुड्स का, माल का यूज़ करता है और माल को, गुड्स को यूज़ करके एंड कर देता है। उसे हम एंड यूज़र भी कहते हैं। जो लास्ट में जीएसटी का पेमेंट करता है, भुगतान करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। इस तरह से हमारा कंज्यूमर होता है। और इसके बाद हम यहाँ दूसरा सीखेंगे अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पर्सन वह होता है, या अनरजिस्टर्ड व्यापारी वह होता है जिसका ईयरली टर्नओवर 20 लाख रुपए के अंदर होता है और उसे जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं हम, या सब्जी वाले, चाय वाले, पान वाले, ठेले वाले और चाट फुल्की वाले, ये जो होते हैं ये अनरजिस्टर्ड पर्सन कहलाते हैं। इन्हें जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनका ईयरली जो टर्नओवर होता है वो 20 लाख रुपए के अंदर होता है। ये हमारे हो गए अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन्हें जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं रेगुलर पर्सन पर। रेगुलर पर्सन या रेगुलर व्यापारी वह व्यापारी कहलाता है जिसका ईयरली टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक होता है। और रेगुलर पर्सन का, रेगुलर व्यापारी का ईयरली टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक और अनलिमिटेड तक हो सकता है। रेगुलर व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है, जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए उसे सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आप ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं जीएसटी साइट से। रेगुलर बिजनेसमैन या रेगुलर व्यापारी जब भी कोई गुड सेल करता है तो वह अपने बिल में अपना जीएसटी नंबर लिख कर देता है और अपने बिल में जीएसटी लगाकर देना होता है। जीएसटी सेपरेट चार्ज करना होता है। अगर वह लोकल सेल करता है तो वह सीजीएसटी, एचजीएसटी चार्ज करना होता है, और अगर वह गुड्स इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा होता है तो उसे अपने बिल में आईजीएसटी चार्ज करना होता है, और उसे अपने बिल में टैक्स रेट भी प्रॉपर तरीके से मेंशन करनी होती है। और उसके बाद वह गुड्स का किस पार्टी को सेल कर रहा है, या B2B वाली पार्टी को गुड्स सेल कर रहा है या कंज्यूमर को सेल कर रहा है, तो वह पार्टी के नेम के सामने अगर वह B2B वाली पार्टी है तो उसे वहाँ पर जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य है। और वह अगर कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो उसे पार्टी का नेम लिखना अनिवार्य है। चाहे वह B2B हो या B2C, वह अपने बिल में जीएसटी नंबर के साथ जीएसटी लिखना अनिवार्य होता है। यह गवर्नमेंट का रूल है, जीएसटी का रूल है। रेगुलर बिजनेसमैन को अपने बिल में गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, और उसके साथ उस गुड्स का जो एग्रीमेंट कोड होता है उसे भी वहाँ उसे लिखना होता है बिल में, और उसके साथ उसकी क्वांटिटी भी उसे एंटर करनी होती है। उसके बाद उसे टैक्सेबल वैल्यू लिखनी पड़ती है। उसके बाद अलग से टैक्स का अमाउंट सीजीएसटी, एचजीएसटी अलग से मेंशन करना अनिवार्य होता है। इस तरह से रेगुलर व्यापारी का जीएसटी बिल कंप्लीट होता है। उसके बाद
रेगुलर व्यापारी को 2 रिटर्न फाइल करनी होती हैं, एक GSTR1 और दूसरी GSTR3B। GSTR3B में वह महीने भर में जो भी गुड्स सेल करता है, जितनी भी सेल करता है, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू के साथ टैक्स अमाउंट निकल कर आता है, उस टैक्स अमाउंट को उसे गवर्नमेंट को पे करना होता है। और महीने भर में वह जो परचेज करता है, उस परचेज में से जो टैक्स अमाउंट होता है, तो सेल वाले आउटपुट में टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आती है, उसे रेगुलर व्यापारी को गवर्नमेंट को पे करना होता है। GSTR3B फाइल करने की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है। इस तरह से GSTR3B कंप्लीट हो जाती है फॉर रेगुलर पर्सन। उसके बाद उसे GSTR1 फाइल करनी होती है मंथली। GSTR1 में ओनली सेल का डेटा होता है, चाहे वह गुड्स B2B पार्टी को सेल करे, चाहे B2C पार्टी को सेल करे। उसमें सारी सेल्स का डिटेल मेंशन करना होता है। B2B पार्टी के लिए अलग से सेपरेट सेल होता है और B2C पार्टी के लिए अलग सेल होता है। B2C में ओनली टैक्सेबल वैल्यू होती है टैक्स रेट के साथ, और B2B में ऑल डिटेल होता है, जैसे पार्टी का GST नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। और किस स्टेट में उसे सप्लाई किया गया है वह भी यहाँ पर मेंशन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद HSN समरी होती है। हमने एक महीने में कितने प्रकार का गुड सेल किया है, उसकी HSN समरी हमें वहाँ पर डिफाइन करनी होती है, जो प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पर गुड्स का टाइप बताना होता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट सीरीज़ होती है। हमने 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक के बिल कितने हमने इशू किए हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल एंटर करना होता है। इस तरह से हमारी GSTR1 होती है। GSTR रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख होती है। गवर्नमेंट ने ऐसे अब 11 तारीख कर दिया है, पहले यह 10 तारीख होती थी। मान लीजिए अगर हम दिसंबर मंथ की GSTR1 रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो इसकी लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख होगी, जैसे जनवरी मंथ की 11 तारीख होगी। इस तरह से हमारी GSTR1 फाइल होगी। रेगुलर व्यापारी जिससे भी गुड्स परचेज करता है, रेगुलर पार्टी से गुड्स परचेज करता है, तो वह परचेज में जितना भी टैक्स अमाउंट होता है, उस टैक्स का उसे इनपुट मिल जाता है। मतलब वह जो भी गुड्स परचेज करता है, उस परचेज में जो भी टैक्स अमाउंट होता है, उस टैक्स अमाउंट का उसे इनपुट टैक्स रिबेट मिल जाता है, जिसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इनपुट टैक्स कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन टाइप आता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन व्यापारी वह व्यापारी होता है जिसका ईयरली टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक और 1.5 करोड़ रुपए के अंदर होता है। कंपोजिशन स्कीम को अपनाने के लिए व्यापारी का इच्छुक होना अनिवार्य होता है। मतलब यदि कंपोजिशन स्कीम को अपनाने के लिए व्यापारी का स्वेच्छा से इस स्कीम को अपनाने का इच्छुक होना अनिवार्य है, यह कंपलसरी नहीं होता है। इसमें कंपोजिशन व्यापारी को जब भी वह गुड्स परचेज करता है, चाहे वह रेगुलर व्यापारी से ही गुड्स परचेज क्यों ना करे, उसे इसमें GST का इनपुट नहीं मिलता है। वह जो भी परचेज करेगा उसमें उसे GST का इनपुट नहीं मिलेगा। और उसके लिए दूसरी कंडीशन यह है, जब भी वह गुड सेल करेगा तो वह अपने बिल में अपना GST नंबर लिख कर देगा और अपने बिल में कंपोजिशन डीलर की सील लगाकर या प्रिंट कराकर उसे अपने बिल में देना अनिवार्य होता है। और वह सामने वाली पार्टी जिसे भी वह गुड सेल कर रहा है, उस पार्टी से वह GST चार्ज नहीं कर सकता। वह अपने बिल में GST चार्ज करके नहीं देगा, और ना ही अलग से बिल में सेपरेट करके उसे GST का अमाउंट मेंशन करना होता है। वह जो भी सेल करेगा उसे वहाँ पर सीधा गुड्स की वैल्यू वहाँ पर एंटर करनी होती है। कंपोजिशन व्यापारी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वह ओनली बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। कंपोजिशन व्यापारी यदि मैन्युफैक्चरर है तो वह अपनी सेल का 1% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में
पे करना होता है। यदि कंपोजिशन व्यापारी ट्रेडर्स है, यदि वह गुड्स परचेज करके सेल करता है तो वह उसे अपने सेल का 1 मंथ में वह जो भी सेल करेगा उसका उसे 2% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पेमेंट करना होता है। इस तरह से कंपोजिशन व्यापारी की कंडीशंस होती हैं। उसे जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है और वह अपने बिल में जीएसटी चार्ज करके भी नहीं दे सकता है, और उसे अपने बिल में अपना जीएसटी नंबर लिखना होता है। यदि वह गुड्स सामने वाली पार्टी को B2 वाली पार्टी को गुड्स सेल कर रहा है तो उसे वहाँ पर सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर भी मेंशन करना अनिवार्य होता है। बट वह टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वह ओनली बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। और उसे GSTR1 मंथली फाइल करनी होती है और GSTR3 भी मंथली फाइल करनी होती है। GSTR1 रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख होती है और GSTR3 भी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है। फॉर एग्जांपल, यदि हम दिसंबर मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR3 भी, तो उसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जनवरी मंथ की 20 तारीख होगी। 20 तारीख के पहले हमें यहाँ पर GSTR3 भी फाइल करनी होगी और जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसे हमें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना होगा। इस तरह से हमारा कंपोजिशन पर्सन की लायबिलिटी निकल कर आती है और उसकी कंडीशन भी हमारे सामने आती हैं। इस तरह से हमारा कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन टाइप भी कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा सरल लैंग्वेज में कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होते हैं, उन रजिस्ट्रेशन टाइप की क्या क्या कंडीशन होती हैं, ये हमने आज यहाँ पर सीखा। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में समझ सकें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके।